So continuing chapter number 11, Indian Judiciary. So already पिछली दो क्लासेस के अंदर हम इसको फिनिश कर चुके हैं काफ़ी हद तक. So today will be our last class on this topic. So टॉपिक हमारा आज का है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. तो हमने हाई कोर्ट देखा था, सुप्रीम कोर्ट देखा था, उसके जजेस कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, चीफ जस्टिस कैसे सिलेक्ट किया जाता है, कैसे जजेस को हटाया जाता है उनकी पोस्ट के ऊपर से, द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट वगैरह वो सब चीज़ें हमने पहले देखी हैं. तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या हैं देख लेते हैं. Now, under the guidance and supervision of the High Court of any state, there are district and taluka courts, then fast track courts, pota courts, tribunals, and certain special courts. Each state is divided into an administrative unit called district, consisting of a civil court, criminal court, and revenue court. तो सबऑर्डिनेट कोर्ट वो है, सबसे ऊपर कौन है हमारा? सुप्रीम कोर्ट. उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे जो है हाई कोर्ट हर एक स्टेट में होता है. तो स्टेट के अंदर जो उसके नीचे के सारे कोर्ट्स होते हैं उनको हम लेते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर, जिसमें आपको पता है एक स्टेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट में बटी होती है. एक स्टेट है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वैसे ही हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कोर्ट होता है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं. और उसी के अंतर्गत सिविल कोड, क्रिमिनल कोड और रेवेन्यू कोड आता है, जहाँ पर अलग अलग मुद्दों की, अलग अलग मामलों की सुनवाई की जाती है. तो ये हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी कि लोअर कोर्ट्स दैट कम्स अंडर हाई कोर्ट. अब बात करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट जज की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की जो कि डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ठीक है. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसका जो जज होता है उसको डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है. उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, वो यहाँ पढ़ेंगे. The appointment and promotion of any individual to the post of a district judge is done by the governor of the state with consultation with the high court of that state. अब जो डिस्ट्रिक्ट का जज जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज जो सिलेक्ट किया जाता है, उसको करने की जिम्मेदारी होती है गवर्नर की. स्टेट का जो गवर्नर है वो उस स्टेट के जज को सिलेक्ट करेगा, अपनी मर्जी से नहीं. वो कंसल्ट करेगा हाई कोर्ट के साथ, हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके ऐसा किया जाता है. क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहली बात, वो व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, और कम से कम 7 साल का उसको एडवोकेसी का, प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि वो 7 साल तक कम से कम उसने वकालत की होनी चाहिए. An officer in the judiciary of either the state or the central government too is eligible to be appointed as the judge of the district court. अगर जुडिशरी के अंदर, भले वो स्टेट जुडिशरी हो या फिर सेंट्रल जुडिशरी हो, अगर वहां पर भी वो कहीं काम कर चुका है, वहां पर कोई ऑफिसर के तौर पे, वो यानी कि जुडिशरी से जुड़ा हुआ है, नहीं कि न्यायालय से जुड़ा हुआ है, वहां पर किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे काम कर चुका है, कोई ऑफिसर की रैंक पे काम कर चुका है, तो भी उसको, क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, उसको जो कोर्ट की जो पूरी कार्रवाई रहती है उसको सुनता है रोज, उसको ध्यान होगा भी कैसे होता है, तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे भी उसको डिस्ट्रिक्ट जज बनाया जा सकता है. अब डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसके अलावा जितने भी जजेस सिलेक्ट किए जाते हैं, उसके अलावा भी जो जजेस को सिलेक्ट किया जाता है वो गवर्नर के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं, और द हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द पब्लिक सर्विस कमीशन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स फ्रेम्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब गवर्नर और हाई कोर्ट कंसल्ट करने का मतलब होता है उसकी राय लेना. तो ये दोनों एक दूसरे की राय के अनुसार ये सिलेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज को और दूसरे जजेस को भी. और इसमें एसपीएससी का मतलब होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. जैसे यूपीएस होता है, यूपीएससी के एग्जाम देते हैं कुछ लोग, वैसे एसपीएससी के भी एग्जाम्स होते हैं. तो एसपीएससी जो है उसके हिसाब से वहां से भी लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जज के तौर पे, और ये सब अकॉर्डिंग टू द रूल्स होता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता है. ऑल आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर रूल ओनली. These rules that are framed in our constitution
कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, भले वो कोई नेता है, कोई भी बड़ा व्यक्ति, हमारी जुडिशरी है, भले कुछ भी है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कोई नहीं। जो जज सिविल सूट्स को, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुद्दे ले लो या फिर पैसे के लेन देन वगैरह के मुद्दे जो है, इनको जो देखता है उसको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट जज। क्या कहते हैं उसको? डिस्ट्रिक्ट जज। और जो क्रिमिनल केसेस को देखता है, यानी कि क्राइम से रिलेटेड केसेस को देखता है, उसको कहा जाता है सेशंस जज। तो आपको ये दोनों चीज़ों में ध्यान रखना है। जो क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करता है वो होता है सेशंस जज, जो सिविल केसेस की सुनवाई करता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात की जाए तो इट हियर्स द पिटिशन चैलेंजिंग द जजमेंट्स ऑफ द लोअर कोर्ट्स अंडर इट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर उसके भी नीचे जो तालुका कोर्ट जो होते हैं उनसे रिलेटेड कोई मामले होते हैं जिसपे दोबारा सुनवाई करनी है, तो वो मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने पहले भी बताया था कि आप एक जगह पर अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप ऊपर जा सकते हो, वैसे ही तालुका कोर्ट में अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो। ऑल द सिविल सूट्स of ₹1 lakh or more either by the government or against the government are carried out in the district civil courts। 1 लाख से लेकर 1 लाख या उससे ज़्यादा के जो मामले हैं, भले वो सरकार के अगेंस्ट में हो या सरकार के द्वारा हो, तो इन सब को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रजिस्टर करवा सकते हैं। The judge of the district court has the power to run the cases of marriage, divorce, alimony, reforms and cases of पैरेंटल कस्टडी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज होता है उसके पास पावर होती है कि शादी ब्याह से रिलेटेड कोई केसेस हैं, डिवोर्स, छूटा छेड़ा बोलते हैं जो गुजराती में, बराबर, एलिमनी यानी कि खर्चा, आफ्टर डिवोर्स पत्नी जो है वो पति से कुछ खर्चा लेने की हकदार होती है, तो वो भी यहाँ पर सुनवाई की जा सकती है। रिफॉर्म्स के बारे में, रिफॉर्म्स मतलब कुछ बदलाव, कोई नई रिफॉर्मेशन की जानी है उसके बारे में, या फिर पेरेंटल कस्टडी। पेरेंटल कस्टडी का मतलब होता है कि जब डिवोर्स हो जाता है तो माता पिता दोनों अलग हो जाते हैं, तो अब उनके बच्चे जो हैं वो किसके पास रहेंगे, तो वो किसको कस्टडी देनी है, फादर को देनी है, मदर को देनी है, वो चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाती हैं। द क्रिमिनल कोर्ट Courts include Sessions Court, First Class Judicial Magistrate Court, Second Class Judicial Magistrate Court, मामलतदार एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट। अब क्रिमिनल कोर्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं कोर्ट आप देख सकते हो। पहला आता है सेशन कोर्ट, फिर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, फिर आता है मामलतदार और लास्ट में आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट। These courts have a power to give punishment of imprisonment ranging from 3 to 10 years and a penalty up to ₹5,000 or more। इन कोर्ट्स के पास पावर होती है, ये 3 से 10 साल की आपको सज़ा सुना सकते हैं और 5,000 या उससे ज़्यादा का दंड भी आपको फटकार सकते हैं। In case of a murder, the court can give capital punishment, lifetime imprisonment and life sentence। अगर मर्डर की बात हो जाए तो उस केस में आपको फांसी की सजा भी दी जा सकती है इन कोर्ट्स के द्वारा, या फिर लाइफ टाइम जेल में भी आपको डाला जा सकता है, आजीवन कारावास। अपार्ट फ्रॉम दीज इन अ डिस्ट्रिक्ट देयर आर स्मॉल cause court and family court too। For the case pertaining to land revenue there is revenue court, and for the disputes of the laborers there is a labor court along with the other tribunals। लैंड रेवेन्यू के लिए रेवेन्यू कोर्ट्स बनाए गए हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं, यानी कि अलग अलग मामलों के लिए, ताकि देखो इतने बड़े मुल्क के अंदर बहुत सारे मसले हमारे हर रोज़ खड़े होते हैं, तो ऐसे में अगर हम एक ही जगह पर आश्रित रहें तो मेरे ख्याल से लाखों की संख्या में केसेस आज भी वैसे तो पेंडिंग पड़े हमारे केसेस, लेकिन इनको कोशिश की गई है कि अलग अलग पार्ट्स में कोर्ट्स को बांटा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जो हैं वो एक बाइफरकेट होकर, जैसे आपको कक्षा के अंदर सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाएगा तो काफ़ी मैसअप हो जाएगा, और अगर अलग अलग टीचर है तो सिर्फ उसको अपने ही सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। तो वैसे ही जो कोर्ट्स हैं उनको अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है कि भाई यहाँ फैमिली कोर्ट है, ये रेवेन्यू कोर्ट है,
ये अपना लेबर कोड है लेबरर्स के लिए। तो जो समस्या होती है अकॉर्डिंगली आप वहां पर फॉलो अप ले सकते हो। As per example, a tribunal for compensating vehicle accidents for the protection of service and other rights of the teachers and professors, there is a Gujarat Educational Organization Service Tribunal, tribunals for recovering debts for the protection of consumer rights, Consumer Rights Protection Forum। अब ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो ऐसी बॉडीज होती हैं जो पर्टिकुलर उसी फील्ड को देखती हैं। जैसे कि व्हीकल एक्सीडेंट होता है, हम इंश्योरेंस करवाते हैं गाड़ी का, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त एक्सीडेंट हो जाता है तो कंपनी आपके घर आके नहीं बोलती लो भाई आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो, ये लो भी पैसे ले लो। कभी कभी हमें उसके लिए कंपनी से लड़ना भी पड़ता है, तो उसके लिए इन्होंने बना रखे अलग कोड्स। फिर टीचर्स और प्रोफेसर्स के लिए यहाँ पर देखिए GEOST, गुजरात एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ट्रिब्यूनल है। और वैसे ही कर्जा जो आपको दिया जाता है तो बैंक वगैरह आपसे कर्जा वापस लेते हैं, जो उसके लिए भी बनाया गया है ये। फिर कंज्यूमर राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए भी है कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन फोरम। These tribunals function like a court and help the cases wherein the petitioner recover their losses and receive compensation। ये ट्रिब्यूनल्स जो हैं ये एक्चुअल में कोर्ट्स नहीं है, these are not actually courts but they work as courts only। अब जैसे दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, अब आप कोर्ट में जाओगे तो दोनों का ही नुकसान है, समय लगेगा। लेकिन अगर आप पंचायत में बैठ के फैसला करवा लो, या 10 लोगों को बुलाओ घर के, 5 लोग तुम्हारी तरफ से 5 लोग तुम्हारी तरफ से, बुजुर्ग लोग जिनकी बात तुम भी सुनती हो, तो आप सब लोग 10 लोग बैठेंगे, आप दोनों का मुद्दा सुनेंगे और फिर जो वो फैसला दे देंगे आप मान लेते। तो इस तरह से आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ट्रिब्यूनल जो है इस तरीके से कोर्ट के वर्कलोड को कम करते हैं। इसके अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है। फास्ट ट्रैक, ये वो वॉच आती है उसकी बात नहीं कर रहा, फास्ट ट्रैक घड़ी वाली। फास्ट ट्रैक कोर्ट मतलब जो क्विक सर्विस देते हैं, यानी कि ऐसे कोर्ट जहां पर क्विकली आपको रिस्पांस मिलता है। इसके साथ साथ कोटा कोर्ट्स हैं गुजरात के अंदर भी, एंड ऑल दिस कोर्ट्स हैव गैदर्ड इंपॉर्टेंस बाय decentralizing their administration and function independently, firmly and lawfully. People have started taking all the benefits and have become aware। अब ये सब कोर्ट जो हैं ये सब इंडिपेंडेंट हैं। जैसे हमने उस दिन भी डिस्कस किया कि अगर हम जुडिशरी को किसी के नीचे लेकर चलेंगे, किसी के नीचे होगी जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी का कोई ऊपर हेड होगा, तो फिर तो भाई काम नहीं हो सकता है। क्योंकि आप जानते हो कि आज हम बोलते हैं ना हमारी पुलिस भ्रष्ट हो गई है, हमारा सिस्टम भ्रष्ट है। वो भ्रष्ट क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोगों ने किया। आज एक छोटा सा बच्चा जो स्कूटी चला रहा है, बाइक चला रहा है, बुलेट चला रहा है, उसको क्या होता है, पुलिस वाले रोकेंगे तो तुरंत फूफा जी से फोन करवा देगा, ऊपर मंत्री जी का किसी बड़े अफसर का फोन आ जाएगा, तो बेचारा क्या करेगा, फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा ना बेटा। तो इंडिपेंडेंट ना होने की वजह से ही ऐसा होता है। अगर मुझे पता हो कि भी मुझे किसी का फोन ही नहीं आएगा, मैंने जो कर दिया एक बार वो मान्य होगा, बशर्ते मैं गलत ना हूं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं जबरदस्ती अपने दुश्मनों से अपना मतलब निकालूं, ग्रज निकालूं, वो भी तो नहीं होना चाहिए। होना क्या है कि अगर कोई गलती कर रहा है तो मैं एक ईमानदारी से उसको गलती करने से रोकूं, अगर उसका चालान काटना है, कुछ भी करना मैं करूं, तो इस तरीके से वो व्यक्ति दूसरी बार वो नहीं करेगा कि भाई यहाँ पे हमें फॉलो करना पड़ेगा सारे रूल्स। लेकिन जब ऊपर से फोन आ जाता है तो वो बेचारा क्या करेगा? वो एक छोटा सा सिपाही, एक पुलिस वाला है, तो क्या करेगा? वो अपने अफसर को जवाब देगा तो उसको नौकरी से सस्पेंड कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो इन केसेस की वजह से, मतलब ऐसी समस्याओं की वजह से जो लोग हैं धीरे धीरे भ्रष्ट होते जाते हैं। बोलते हैं कि भाई कोई अगर ईमानदार आदमी भी है ना तो भी वो भ्रष्ट हो जाता है। तो अगर हम कोर्ट्स भी इस तरीके से हो जाएं तो फिर तो मेरे ख्याल से हमारा जो न्याय है वो हम उम्मीद करेंगे कि ऊपर वाला ही न्याय देगा हमको, क्योंकि हम तो नहीं दे पाएंगे फिर। ठीक है, तो ये कोर्ट जो है सब इंडिपेंडेंटली फ्रीली फंक्शन करते हैं और बिना किसी पार्शियलिटी के करते हैं। अब हम चलेंगे लोक अदालत की तरफ। लोक अदालत होती क्या है, पहले इसको हम समझेंगे थोड़ा सा। आपने कुछ समय पहले टेलीविजन पे एक सीरियल आता था, एक जिसको हम कहते थे क्या नाम था उसका, आपकी कचहरी। आपकी कचहरी नाम से एक ऐसा सीरियल शुरू हुआ था जिसको होस्ट करती थी किरण बेदी। आपने सुना है किरण बेदी का नाम? सुना? वो पहली वुमेन आईपीएस थी भारत की, किरण बेदी। अभी वो शायद किसी पार्टी से
पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, शायद एमपी होंगी किसी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी। तो वो जो लेडी है वो वहाँ पर आईपीएस मतलब वो एसपी थी, ठीक है। अब वो लेडी आफ्टर रिटायरमेंट के बाद वो क्या कर रही है, वो लोक सेवा का कार्य कर रही है। तो वो जो सीरियल में जिसकी बात कर रहा हूँ वो आज भी टेलीविजन पे आता है। अगर आप यूट्यूब पे उसका एक एपिसोड खोल के देखोगे, टाइप करोगे ना आपकी कचहरी, तो आपको वो सीरियल शायद मिलेगा। मैंने भी कभी नहीं देखा है, बट छोटे थे हम लोग तो देखते जरूर थे, कभी कभी याद था। तो उसमें क्या होता था, अब जैसे घर में सास बहू की समस्या चल रही है, झगड़ा है सास बहू का सपोज, तो वो दोनों अपना अपना समस्या लेकर वहाँ आएंगे। तो सास अपनी बात कहेगी, बहू अपनी बात कहेगी, दोनों के बीच में जो भी समस्या है वो सारी सुनने के बाद, तो किरण बेदी एज ए जज वहाँ बैठी होती है, उसको पूरा लाइव कैमरे पे दिखाया जाता है टीवी पे। अब जो भी जिसकी गलती होती थी वो उसके अगेंस्ट में फैसला देती थी। वो सजा वजह नहीं देती थी किसी को, लेकिन दोनों का पैचअप करवाने की कोशिश कि भाई तुम्हारी दोनों की नहीं जमती आपस में, तुम अपना अलग करो, तुम अपना अलग करो। तो जो भी एक ठीक फेयर डिसीजन था वो देती। तो वही लोक अदालत। अब एक्चुअल में किरण बेदी कोई जज नहीं थी, वो एक समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता बोल सकते हैं, एक ऐसी व्यक्ति थी जिन्होंने मतलब पुलिस में भी अपनी सर्विस दी थी। तो लोक अदालत ऐसी होती है जहां पर ना कोई चार्ज लगता है जाने का, ना कोई वकील की जरूरत पड़ती है, आप अपनी बात खुद ही कह सकते हो और डायरेक्ट जज को कह सकते हो, और ना ही वहां पे सनी देओल की तरह तारीख पे तारीख वो भी नहीं होती, ठीक है। तो फिर वहां पे जाके मतलब वो सनी देओल का डायलॉग भी कैंसिल हो जाता है कि तारीख पे तारीख मिलती नहीं है, वहां पे 1 या 2 बार में सब क्लियर हो जाता है। उसको कहा जाता है लोक अदालत। अब लोक अदालत जो है वो तुम लोग समझ गए क्या होता है? अब लोक अदालत में फिर जज कौन होता है भाई? जज उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जज के लिए। समाज के प्रतिष्ठित लोग, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता बोल सकते हैं, यानी कि समाज को ऊपर उठाने का जो काम करते हैं, जो लोग समाज को आगे ले जाने का काम करते हैं, जो समाज को अपनी सेवा देते हैं, या फिर रिटायर्ड अफसर होते हैं। कोई रिटायर्ड बहुत बड़ा आर्मी का अफसर हो गया, कोई रिटायर्ड टीचर प्रोफेसर हो गया। अब रिटायरमेंट मतलब उसकी एज 50 60 55 60 होगी, बहुत एक्सपीरियंस होगा। एक शिक्षक है, एक प्रोफेसर है, कितने बच्चों को पढ़ा चुका है, बहुत सारी चीज़ों से उसको मतलब वाकिफ होगा वो। तो ऐसे लोगों को, कोई एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन बोलो जो पॉलिटिक्स छोड़ चुका है, कोई साहित्यकार ले लो, राइटर लेखक, तो उन लोगों को वो जगह दी जाती है। तो वहां पर ऐसे लोगों को मिलाकर लोक अदालत का जज बनाया जाता है। अब वो एक्चुअली क्या है, वो एक समाज सेवा का ही काम है। आप लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और कोर्ट्स का लोड कम कर रहे हो। वरना वो लोग कहां जाते, कोर्ट में जाते। तो क्या ये सास बहू के केसेस सुनने के लिए बैठा है क्या कोर्ट? यहाँ पे मर्डर के केस, रेप्स के केसेस, चोरी चकारी के बड़े बड़े केसेस, धांधली के केसेस, बैंकरप्सी, बहुत सारे केसेस वहाँ पेंडिंग पड़े। तो ऐसे में क्या सास बहू के केसेस सुनने के लिए बैठा है कोर्ट? फ्री है, तो मेन मुद्दों से भटक जाएगा कोर्ट। इसलिए ये लोक अदालत बनाई। तो लोक अदालत में जज कौन होते हैं पता लग गया। उसका काम कैसे होता है वो मैंने तुमको एग्जांपल दिया। अगर आपको मौका मिले 10 मिनट का, तो एक दिन घर जाके यूट्यूब पे आप 5 मिनट के लिए वो एक वीडियो खोल के देख लीजिएगा। 5-7 मिनट में आपको क्लियर हो जाए। उसका स्टार्टिंग देखना भी, आज का मुद्दा क्या है, तो आपको पता लग जाएगा भी 2 लोगों का जो मुद्दा है वो। फिर लास्ट का एंड देख लेना कि जज ने किस तरीके से फैसला सुना है, तो आपको कार्य उसका पूरा मतलब कार्यवाही पता लग जाएगी कैसे होता है, समझे। अब लोक अदालत जो है, इनको बनाए जाने का कारण मैंने आपको बताया कि इसमें आपको फीस नहीं लगती है, तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिलता है, जल्दी हो जाता है। इसमें वो लोग आपको हेल्प भी करते हैं। कई बार क्या होता है, घरों में परिस्थिति कैसी होती है, इसमें कोई बड़े केसेस नहीं जाते, छोटे छोटे केसेस। अब घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है, बहू जो है उसकी और सास की नहीं बनती है, अब कुछ पैसे का फाइनेंशियल इशू है, या पति जो है वो शराब पीता है, पत्नी जो है वो घर चलाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो वो केस लेके आती है भी मेरे पति के खिलाफ, ठीक है। तो वो क्या करते हैं फिर, वो जैसे लड़की जो है, बहू है, उसको बोलेंगे कि हम आपको एक सिलाई मशीन देते हैं फ्री में, और आपको सिलाई केंद्र पे 6 महीने का एक कोर्स करवाया जाएगा, जिसके बाद आप कपड़ा सिलना सीख जाओगे, उसके बाद आप अपना घर पे ये काम भी कर सकते हो। तो उससे वो आत्मनिर्भर बनेगी।
यानी उसका हस्बैंड कुछ कमा के नहीं लाता है तो कोई बात नहीं, वो अपने बच्चों को पालने के लिए बेचारी 6 महीने काम करके सीख जाएगी, और सरकार उनको कभी कभी वो लोग हेल्प भी देते हैं, भी तुमको 20,000 रुपये हमारी तरफ से हेल्प भी दे रहे हैं, ठीक है, लोक अदालत। तो इस तरीके से वो मदद करते हैं। लोक अदालत के डिसीजन से वो सेटिस्फाई नहीं तो आगे जा सकते हैं? फिर तो बेटा अपनी मर्जी, अपने कहीं भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी? जहाँ जाओ अपनी मर्जी, वी आर फ्री, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है, डेमोक्रेसी है भाई, आप आज़ाद हो, आप जहाँ जाना जाओ, भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, वहाँ तक जा सकते हो। अब एक्चुअल में इसमें क्या होता है, अब ये समस्या अपने को लगती है कि बड़े कोर्ट में जाने वाली है, बड़े कोर्ट में क्या होगा, आपका नंबर कब आएगा, कितने साल के बाद आएगा, आपका केस चलता रहेगा, जेब से पैसा जाएगा, पैसा भी तो जाएगा जेब से अपने। अब इसमें कौन लोग जाते हैं बेचारे, जिनके पास पैसे की किल्लत होती है, उनको ये होता है भी हमें मसला भी सुलझाना है और हमारे पास पैसा भी नहीं है, समय भी नहीं, वो लोग ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। और वो लोग तब जाते हैं जब वो दोनों माइंड सेट कर लें कि हमें वहाँ डिसीजन मानना है। अब तुम 2 बच्चे क्लास में झगड़ पड़े, झगड़ा हो गया, अब भाई तुम मेरे पास आए तो तुम मेरे पास तब आओगे जब तुमको लगेगा हम सर एकदम फेयर बात करेंगे। अब तुम झगड़ा करेगा तो इसके पापा के पास जाओगे या तुम इसके पापा के पास जाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे मन में क्या होगा कि भाई इसके पापा है तो इसकी फेवर लेंगे, होगा कि नहीं, भले वो नहीं लेंगे, वो तो आप दोनों को समझाएंगे, श्योर, मैं बोलता हूँ पेरेंट्स सारे 99% तो वो यही कहेंगे, दोनों को समझाएंगे, और अपने बेटे को शायद ज़्यादा डांटे, वो आपको नहीं डांटेंगे, लेकिन हम फिर भी नहीं जाएंगे वहाँ। हमें क्यों, हमें पता है कि ये अपने इनका बेटा, ये थोड़ी डांटेंगे इसको, ये मेरी गलती निकालेंगे। लेकिन तुम लोग मेरे पास कब आओगे, जब दोनों डिसाइड करोगे तब, वरना तो फिर आप प्रिंसिपल तक चले जाओ, ठीक है। अगर वहाँ भी आपको मजा नहीं आया तो फिर बाहर जाके केस कर दो, अपने पापा मम्मी को बुला लो, डंडे लेके लाठियाँ लेके आ जाओ। वो तो फिर अभी बोलते हैं हमारे कि भाई लड़ाई और छाछ, लस्सी बोलते हैं इसको, इसको जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हो। क्या करना होता है, छाछ में पानी ऐड करना होता है, बढ़ती रहती है, 1 गिलास पानी डाल दो और बढ़ जाएगी, 2 डाल दो और बढ़ जाएगी, तो बढ़ती रहेगी। तो लड़ाई का वही है, लड़ाई भी बढ़ा सकते हो आसानी। तो वो तो दोनों माइंड सेट करके जाते हैं कि हमको यहाँ पर जाकर जो भी न्याय मिलेगा, जो भी डिसीजन होगा हमको मान्य होगा, फिर वो लोग जाते हैं। और वहां पर देखो जो भी बैठा है बंदा, वो तुम्हारा रिश्तेदार है, किसी का भी रिश्तेदार नहीं है, वो तुमको जेब से थोड़ा पैसा भी दे रहा है, और तुम दोनों को कॉम्प्रोमाइज, दोनों को एकदम, दोनों को फेयर डिसीजन दे रहा हो। तो इतनी बात तो हमको भी समझनी है ना, बाकी लड़ना है तो भाई जहां मर्जी चले जाओ, जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा केस नहीं खत्म होगा। इतने केसेस पड़े हैं हमारे पास पेंडिंग। तो यहां पर जैसे कि बताया गया है, पुअर और वीक सेक्शन के लोग जो हैं, एक्सप्लॉइटेड लोग हैं, उनको न्याय देने का काम करती है लोक अदालत। इसमें संडे को भी सुनवाई होती है और छुट्टी वाले दिनों में भी होती है, ये भी बहुत बड़ा फायदा है। छुट्टी वाले दिन और संडे भी खुला रहता है, तो आप वहां जाके अपना काम कर सकते हो। तो कितना सहूलियत मिल रही है, ठीक है। सेकंड सैटरडे संडे तो कोर्ट बंद होता है भाई, बैठे रहो, मंडे को अपना ऑफिस का काम छोड़ के जाना कोर्ट। लेकिन लोक अदालत में जाओगे तो सैटरडे को भी जा सकते हो, संडे को भी जा सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। केसेस कंपनसेशन, एक्सीडेंट के केसेस हो गए, डिवोर्स, एलिमनी, फिर जनरल डेप्ट, मतलब तुमने इसको 2 लाख रुपए दिए, वो वापस नहीं कर रहा, ये केसेस भी वहाँ सुने जा सकते हैं। पर्सनल कंप्लेंट है किसी की, पुलिस कंप्लेंट है, एटसेट्रा, कोई भी मुद्दा आप वहाँ पे ले जा सकते हो, लेकिन आपके मन में ये होना चाहिए कि मुझे यहाँ से न्याय मिल जाएगा। लोक अदालत के अंदर केस ना जीते जाते हैं ना हारे जाते हैं। वहां पर जाकर अगर कोई बोले कि मैं केस जीत गया हूं, गलत है, और कोई बोले कि मैं केस हार गया हूं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। वहां पर केस हारे और जीते नहीं जाते हैं, वहां पर केस को एक एवरेज वे में सॉल्व किया जाता है कि आप दोनों के बीच का मतभेद सॉल्व किया जाएगा, हार जीत नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको पैसा नहीं लगता है, आपका समय बचता है, और इससे कोर्ट्स का लोड बहुत कम हो जाता है। कोर्ट में जाने वाले जो केसेस हैं वो बच जाते हैं। और ऐसा मत समझिएगा कि लोक अदालत ने बोल दिया तो उसके बाद उसका कोई मायने नहीं, वो भी पूरे तरीके से लॉ के अंतर्गत ही आता है सब कुछ। वो भी एक रजिस्टर्ड बॉडीज हैं, सरकार के द्वारा चलाई गई, वो कोई घर बैठे हम लोग 4 लोगों ने बना ली वो नहीं है।
समझ रहे हो? तो वहाँ भी सब कुछ लॉफुली होता है, सिस्टमेटिकली होता है। तो ये हमने पढ़ा लोक अदालत के बारे में। लास्ट टॉपिक हमारा है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं ये टॉपिक, पर फिर भी थोड़ा सा हम लोगों की राइट्स, हमारी सोशल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिकल राइट्स, इक्वालिटी, ये सब चीज़ों हमको समान रूप से मिल पाए, कोई भी हमारी इन राइट्स को छेड़ ना पाए, हमसे छीन ना पाए, ये जुडिशरी का लुकआउट होता है। हमें न्याय मिले, भारत में रहने वाला हर एक बाशिंदा, भले वो किसी भी धर्म जाति को रिप्रेजेंट करता है, भले वो गोरा है, काला है, हरा है, पीला है, नीला है, कुछ भी है, लेकिन न्याय सबके पास इक्वली पहुंचना चाहिए। ये जुडिशरी का मेन मोटिव है। इसी कारण से जजेस जो हैं उनका अपॉइंटमेंट, यानी कि वो प्रोसेस, फिर उनका पे स्केल, पैसे जो उनको कितनी पगार मिलेगी, उनका ट्रांसफर, प्रमोशन, ये ऑल दीज थिंग्स, इवन रिटायरमेंट इज टेकन केयर ऑफ बाय द एग्जीक्यूटिव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। हमने देखा था एक जज को हटाया जा सकता है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर उसके खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसेस चलाकर, मैं प्रधानमंत्री और मुझे उस जज से प्रॉब्लम है तो मैं उसको हटा नहीं सकता हूं। तो ये सब कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, टोटली कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होता है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं हो सकता। गॉट इट? ना ही उनका प्रमोशन किया जा सकता है, ना ही उनका ट्रांसफर किया जा सकता है, ना ही उनकी पगार बढ़ाई जा सकती है, ना ही उनको रिटायर किया जा सकता है। सब चीजें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वरना क्या हो, जज किसी नेता का काम नहीं करेगा तो उसका अगले दिन ट्रांसफर हो जाएगा, उसका प्रमोशन रोक देगा, वो हो जाएगा ना। तो ये सब चीजों से फ्री रखा गया है ताकि वो अपने काम को बिना डरे, बिना किसी ऑब्स्टेकल के पूरा कर सके। पॉलिटिकल प्रेशर के द्वारा जजेस को हटाया नहीं जा सकता है। तो ये सब चीजें करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट चलाना पड़ता है। और प्रेजेंटली बात की जाए, लगभग 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है हमारे पास, सिर्फ 3.5 करोड़। इसका कारण क्या है? कोर्ट्स की संख्या कम है, जजेस कम हैं, स्टाफ की कमी, ये सब कारण है जिससे हमारे 3.5 करोड़ केसेस कम हैं, पेंडिंग है अभी भी। तो कुल मिला के यहाँ पर हमने देखा कि भारतीय जुडिशरी जो है वो फ्री रखी गई है ताकि जो जजेस हैं वो बिना किसी डर के, बिना किसी प्रेशर के अपना काम कर सकें। उसके बावजूद ये 3.5 करोड़ जो फिगर दिया गया है ये आज का नहीं है, ये पुराना है। शायद अभी बढ़ गया होगा क्योंकि क्राइम भी तो बढ़ गया हर एक जगह पर, छोटी छोटी बातों में। बिकॉज एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। हम लोग देखा ना आपने, लड़ने के लिए कितना तैयार रहते हैं, कुछ भी बात हो जाए 2 मिनट में हम लड़ने के लिए, तो मेरे ख्याल से हम चुटकी बजाते ही झगड़ा शुरू हो जाए। इतनी जल्दी तो WWE के मैचेस भी शुरू नहीं होते, वहाँ भी रेफरी के बोलने के बाद वो थोड़ी दूर 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 घूमते रहते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं रेसलर्स। लेकिन हमारा ये हाल हो गया है कि भाई सीटी बजी नहीं, पहले ही हम तो ग्राउंड में उतरते झगड़ पड़ते हैं। तो ये चीज़ें हमें काफ़ी पीछे फेंकती हैं। तो इन चीज़ों से हमें थोड़ा सीखना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना चाहिए।